नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। भाग्य समाधान में हम आपकी परेशानियों, समस्याओं, आपके भाग्य में जो भी परेशानियां आ रही हैं उनका समाधान करते हैं और इसी समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। तो हर दिन हम रोज एक अलग नया टॉपिक लेकर आते हैं जिसमें आपकी जो भी परेशानियां होती हैं या जो भी कंफ्यूजन होते हैं उनका समाधान पंडित जी करते हैं। और आज एक टॉपिक हम लेकर आए हैं वास्तु का। जी हाँ, वास्तु अपने आप में एक अद्भुत शब्द है। वास्तु सब लोग जानना चाहते हैं, घर में वास्तु का क्या महत्व होता है। वास्तु हालांकि लोगों को कठिन बहुत लगता है पंडित जी, तो आज आप आसान भाषा में समझाइए कि वास्तु क्या है और घर में वास्तु का क्या महत्व है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, वास्तु जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वास्तु एक बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है और वास्तु मूलतः घर और ऑफिस से जुड़ा हुआ विज्ञान और एक शास्त्र कहा जाता है। अमूमन कई बार हम किसी घर में प्रवेश करते हैं तो वहां पर हमको लगता है कि क्या इस घर की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक है, नकारात्मक है। आप जब किसी घर में, किसी संस्थान में, किसी ऑफिस में प्रवेश करेंगे तो कई बार आपका मन असंतुलित सा हो जाता है, मन में एक बेचैनी का भाव आ जाता है और आपके मन में सतत एक प्रक्रिया चलने लगती है कि क्या हम सही जगह बैठे हैं। काम करने की वहां पर इच्छा नहीं होती, काम करने में मन नहीं लगता। यदि हम अपने घर में आते हैं तो रात में बेचैनी, घबराहट बनी रहती है, नींद भी हमको प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती। यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पढ़ाई कक्ष में बैठे हैं, स्कूल में, कॉलेज में या विश्वविद्यालय में बैठे हुए, तो वहां पर भी हमारी ऊर्जा सतत और सकारात्मक नहीं रह पाती। तो ये जो गड़बड़ी होती है ये अमूमन हमारे जीवन में वहां पर ऊर्जा की कमी के कारण होती है और इस ऊर्जा को बढ़ाने में, एनहेंस करने में वास्तु की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहा जाता है कि आपका घर वास्तु सम्मत है, आपका औद्योगिक क्षेत्र वास्तु सम्मत है, आपका पूजा स्थान वास्तु सम्मत है, आपका शयन कक्ष वास्तु सम्मत है। इस प्रकार की चीजों को हम बतलाते हैं। तो वास्तु एक ऐसे वास्तु पुरुष की कल्पना की गई है जिसका पेट यानी उसकी नाभि हमारा ब्रह्म स्थल होता है, उसकी भुजाएं, उसका जो मुख होता है वो कहीं ना कहीं हमारा आहार का जो स्थान होता है, हमारा किचन का भाव होता है। कई बार डाइनिंग क्षेत्र में जहां हम बैठ के भोजन करते हैं, उसके पैर अर्थात पूरा उसका जो शरीर है वो हमारे घर, हमारे कोनों, हमारे औद्योगिक क्षेत्र, हमारे अध्ययन का कक्ष हो या इवन हम जहां इस स्टूडियो में बैठ के इस कार्यक्रम के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं उसका भी एक प्रकार से वास्तु होता है। तो यदि उसका वास्तु ठीक प्रकार से है तो आप मानकर चलिए कि वहां पर कोई भी कार्य बहुत ही सुचारू तरीके से होगा और यदि वो नहीं होगा तो वो काम बिल्कुल भी सुचारू तरीके से नहीं हो पाएगा। जी पंडित जी, ये तो हो गई वास्तु को आपने सामान्य भाषा में समझाया कि वास्तु। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बार राशियों का जिक्र कर लें। 3 राशियां शुरू में लेते हैं क्योंकि राशियों का इंतजार भी दर्शक बहुत बेसब्री से करते हैं। उनको जानना होता है कि आज का दिन कैसा उनका जाने वाला है, क्या महत्व है। तो आप शुरू की 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, मेष राशि से शुरुआत कर रहे हैं तो मेष राशि वाले जातकों के दिन लगातार बेहतर चल रहे हैं, लेकिन आने वाला समय थोड़ा सा कमजोर है। इसलिए जितने भी आपके आवश्यक काम है उसको बहुत तेजी से संपन्न कर लें और अच्छे समय का भरपूर लाभ उठाएं। प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंधों के लिए समय बहुत ही शानदार बना हुआ है। कामकाज के लिहाज से समय बहुत ही बढ़िया है। मन आपका एकदम प्रसन्न बना रहेगा। तो आप चिंता ना करें, समय का लाभ उठाएं और अपने अच्छे दिनों का भरपूर इस्तेमाल करें। अगली राशि यानी वृषभ राशि की मैं बात कर लेता हूं तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का समय लगातार बहुत ही बेहतर बना हुआ है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से आपको संपन्नता की ओर आगे बढ़ेंगे। धन की जो परेशानी थी वो अब धीरे धीरे करके समाप्त होती जाएगी। कामकाज बहुत बेहतर बनेगा। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। अगली राशि की मैं बात कर लेता हूं, वो है मिथुन राशि। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का समय लगातार बहुत बेहतर बना हुआ है। राशि स्वामी बेशक आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, परंतु चंद्रमा और अन्य ग्रह आपकी मदद के लिए आगे आए हुए हैं। तो आप इनकी मदद का भरपूर लाभ उठाइए। वैवाहिक, सांसारिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में भरपूर रूप से आगे बढ़िए। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। चलिए पंडित जी, ये तो हो गई 3 राशियों की बात। आपको पंडित जी ने बता दिया कि कैसा आपका दिन रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से आपने बताया घर में वास्तु का एक अलग ही महत्व होता है। अगर घर की शुरुआत
द्वार से ही होती है। तो सबसे पहले द्वार किस दिशा में होना चाहिए, सीढ़ियां कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बता दें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि घर का मुख्य द्वार बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपका श्रीमुख होता है, अर्थात हम अपने जिस श्रीमुख से बात करते हैं तो वैसे ही हमेशा कही जाती है। बहुत पुरानी एक कहावत है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। तो जो ठीक उसी प्रकार से घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि आपके घर में कोई भी समस्या किसी भी प्रकार से नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार कुंडली में लग्न आपका प्रवेश द्वार होता है, वैसे ही घर का प्रवेश द्वार अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो किसी भी प्रकार से टूटा फूटा या जीर्ण शीर्ण हालत में नहीं होना चाहिए। यदि वो जीर्ण शीर्ण हालत में नहीं होगा, टूटा फूटा नहीं होगा, अच्छा होगा, तो आप मानकर चलिए कि वो आपके घर को सुरक्षा देगा। वही सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार को ठीक रखिए। बात आती है दिशाओं की, तो देखिए चारों दिशाओं में द्वार हो सकते हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, और इन चारों दिशाओं में द्वार होते हैं। एक ही दिशा जो है वो थोड़ी सी कमजोर होती है, जिसके बारे में अमूमन कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में यदि आपके घर का प्रवेश द्वार है तो थोड़ी सी समस्या का आपको सामना करना पड़ता है। तो दक्षिण दिशा में प्रवेश द्वार यदि है आपके घर में, तो आप उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा कर लीजिए जिससे कि वो दक्षिण दिशा पूर्णतः दक्षिण न रह जाए, थोड़ी सी उसमें दिशा परिवर्तन हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि हम घर के बाहर एक दूसरा दरवाजा लगाते हैं, दो अलग अलग प्रकार के दरवाजे लगाते हैं। तो आप दरवाजे को ऐसा लगा लीजिए कि वो दूसरी तरफ बंद हो और उसी तरफ से वो खुल के बाहर हो। जैसे मान लीजिए दक्षिण दिशा की तरफ आपका दरवाजा है, तो आप उसमें उसका जो नैऋत्य कोण होता है, अर्थात दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोण होता है, उसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं। उस दिशा में यदि आपका दरवाजे की एक हम फटकी लगा देते हैं और ये फटकी जाके यूं बंद हो जाती है, तो वो एक प्रकार से आपकी घर के वास्तु दोष को दूर कर देती है। उसको दूर करने का एक और बहुत सुंदर सा तरीका हम सभी जानते हैं कि आप हर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के बाहर, हर महाकाल मंदिर कभी आप दर्शन करने जाइए तो मंदिर के प्रवेश द्वार पे गणपति जी बहुत सुंदर अवस्था में विराजे हुए हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक भगवान गणपति की प्रतिमा लगाइए। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग गणपति के पीछे भी गणपति लगा लेते हैं, ये गलत एक तरीका है। गणपति जी के पीछे और उनके बैठने से कहीं किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं पैदा होती। आप उनको अपने प्रवेश द्वार पर बिठाइए, लेकिन बहुत सच्चे मन से बिठाइए। ऐसा नहीं कि आप उन्हीं के नीचे खड़े होकर असत्य भाषण कर रहे हैं, वहीं पर आप असत्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी घृणित कार्य आप संपन्न कर रहे हैं, तो उस प्रकार के कार्यों को करने से बचने की कोशिश करें। तो आप एक तो ये कर सकते हैं, और इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर आप देखते हैं बहुत सुंदर सी पट्टिकाएं लगाई जाती हैं जिसमें लाभ शुभ जैसी शब्दों को लिखा जाता है। महालक्ष्मी है, गणपति हैं, या प्राचीन काल में हर 15 दिन में आम के पत्ते लगाए जाते थे। आम के पत्ते का एक प्रकार से बंधन बार लगाया जाता था। आम के पत्ते क्यों लगाए जाते थे, उसके पीछे का कारण था कि हमारे घर के जितने भी घर के पास जो विषैले जीवाणु कीटाणु हैं वो पत्ते के ऊपर चिपक जाते थे और उनकी मृत्यु जो है, उनकी आयु चूंकि 2 से 3 दिन होती थी तो उनकी मृत्यु पत्ते पर ही हो जाती थी। बाद में हम उन पत्तों को किसी जीर्ण स्थान या निर्जन स्थान में उसको डाल देते थे या गड्ढे में दबा देते थे। तो आप चाहें तो आम के पत्ते का बंधन बार लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर केले का पेड़ भी लगाते हैं। केले के पेड़, आपका घर किसी भी दिशा में हो, यदि घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर केले के पेड़ लगा लीजिए और उनको बड़ा करिए। गमले में लगा लीजिए, आप फ्लैट में रहते तो गमले में लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। केला, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, तो आप उसको लगाएंगे तो आपके घर में धन की कमी भी नहीं रहेगी। तो आप इस प्रकार से कार्य करें, केले के पेड़ को लगाएं। घर से निकलें तो केले के पेड़ को प्रणाम करके निकलें। घर में प्रवेश करें तब भी आप केले के पेड़ को प्रणाम करके निकलें। संभव हो तो 5 परिक्रमा लगा के निकलेंगे। आपके ऊपर से आपके शरीर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। जी पंडित जी, ये तो हो गई, आपने बताया कि मुख्य द्वार कहाँ कैसे होना चाहिए, कोई समस्या नहीं तो वो कैसे दूर। अब हम अगली 3 राशियों का जिक्र कर लेते हैं। अगली 3 राशियां कर्क, सिंह और कन्या, तो कैसा उनका दिन रहने वाला है आज, वो भी आप बता दीजिए। कर्क राशि वाले जात को लगातार दिन बहुत शानदार बना हुआ है। चंद्रमा
और अन्य ग्रह, खासतौर से गुरु ग्रह आपकी मदद कर रहे हैं। गुरु आपकी राशि से सप्तम भाव में शनि के साथ विराजमान है, इसलिए आपके सारे कार्य बहुत बेहतर तरीके से हो रहे हैं। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, काम काज में पूर्णतः मन लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, वैवाहिक जीवन, सांसारिक जीवन और हर प्रकार के संबंधों में आपको लाभ मिलेगा। तो चिंता ना करें, समय बहुत सुंदर है। बात करते हैं अगली राशि यानी सिंह राशि की। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का समय भी बहुत बढ़िया चल रहा है। विरोधी पक्ष आपसे परेशान है, विरोधी आपसे दबे हुए हैं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन धन संबंधी कार्यों में अभी भी आपको उतनी सफलता नहीं मिल पा रही जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। तो चिंता ना करें, आने वाले दिनों में अवश्य मिलेगी। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध आपके बहुत ही सुखद बने रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपका बॉस और आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपसे बेहद प्रसन्न अवश्य बने रहेंगे। अगली राशि की मैं बात कर लेता हूं, वो है कन्या राशि। तो देखिए, कन्या राशि का राशि स्वामी वर्तमान में थोड़ा परेशान है। सूर्य के साथ उसकी युति बनी हुई है, जिसके चलते आपके अपेक्षाकृत काम नहीं हो पा रहे हैं। मानसिक रूप से परेशानी बहुत बड़ी हुई है, बहुत तनाव का समय आपके जीवन में चल रहा है। तो आप अपने तनाव को दूर करिए, मन को प्रसन्नता से ओतप्रोत करिए, कामकाज को लेकर आगे बढ़िए। भविष्य चूंकि बहुत ही बेहतर बना हुआ है, इसलिए चिंता बिल्कुल मत करिए, परंतु प्रेम संबंधों में सावधानी बरतिए। कामकाज को लेकर थोड़ी सी सावधानी अवश्य अपने मन में रखिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, लोगों पर विश्वास बहुत सोच समझ कर करें, वनिता आने वाले दिनों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चलिए पंडित जी, ये तो हो गई 3 राशियों का जिक्र अभी हमने किया कि किस तरीके का उनका दिन रहने वाला है। अब अगर आगे बढ़ते हैं और घर के हमने मुख्य द्वार के बारे में जाना, लेकिन अब घर में अलग अलग रूम्स होते हैं, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन। तो सबसे पहले किचन का ही जान लेते हैं, किचन कहाँ और कैसा होना चाहिए, और उसके बारे में आप बता दीजिए। देखिए, किचन की जहां तक बात होती है तो वो दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, वहां पर एक प्रकार से अग्निकोण पाया जाता है। तो हमेशा हम कहते हैं कि अग्नि का वास यदि अग्निकोण में होता है तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहीं पर आप अग्नि जलाते हैं तो बहुत बेहतर होता है। और वहीं किचन यदि अन्य दिशाओं में चला जाता है, खासतौर से यदि वायव्य कोण में हो जाता है, अर्थात उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा है, यदि वहां पर किचन है तो बहुत खराब होता है। क्योंकि जब वायु को अग्नि मिलती है तो वो अग्नि को भड़का देती है, तो बहुत परेशानी होती है। वहीं यदि ईशान कोण में हम अपने किचन को बना लेते हैं, वो सामान्य तौर पे फलकारी तो होता है, परंतु उतना फलकारी नहीं होता है जितना हम उसके बारे में सोचते हैं। तो थोड़ा हमको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे किचन में को क्या करना चाहिए। देखिए, मैं वास्तु में तोड़फोड़ में विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखता हूं। मैं हमेशा हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको ये बतलाने का प्रयास करता हूं कि आप बिना तोड़े फोड़े भी आप अपने घर की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आपका किचन किसी भी दिशा में क्यों ना हो और हमको किचन के वास्तु को दूर करना है, तो सबसे पहले तो आप किचन में जो रंग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप वो रंग, जैसे मेरे आपको कुर्ते का यदि आप रंग देख पा रहे हो, तो इस रंग के, इस कलर का, आप ऑरेंज इस कलर है, आप चाहें तो भगवा रंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डार्क माने गहरे लाल रंग का आप इस्तेमाल ना करें। किचन के रंग को थोड़ा ऊर्जावान बनाइए, क्योंकि जब हम किचन के रंग को ऊर्जावान बना लेते हैं तो अग्नि वहां पर बहुत अच्छे से प्रज्वलित होती है और अग्नि का वास बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर हो सकता है। हमारे यहाँ ज्योतिष में कहा जाता है अग्नि का शांडिल्य गोत्र है, वो शांडिल्य ऋषि की संतान है। तो कई बार जब हम किचन में कुछ चीज बनाते हैं, किचन में कभी कभी भोग लगाते हैं, तो आप जो है अग्नि देव को कुछ आहुति समर्पित करके उनको भोग अवश्य लगाने की कोशिश करें। अग्नि को हम यदि प्रसन्न करेंगे तो अग्नि की जो सुंदर सुंदर सी लपट है वो न केवल हमारे भोजन को बहुत रुचिकर बनाएगी, उनकी जो है स्निग्धता बहुत सुंदर रहेगी और उसके कारण आपको आनंद की अनुभूति भी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि हम उसको उस प्रकार से करें तो अवश्य लाभ होगा। एक और चीज जो किचन में आप किचन के वास्तु को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, वो क्या तरीका है कि आप अपने जो किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसे बनवा लें अपने किचन में कि आपके खड़े होने का जो आपका चेहरा जो हो वो आप उत्तर और दक्षिण के बीच यानी अग्निकोण की तरफ आप देखकर भोजन बनाएं। और जिस प्लेटफॉर्म पे आप खाना बना रही हैं
या बना रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म पे कोशिश करें, लोग टैप बनवा लेते हैं, पानी के नल को वहां पर लगवाते हैं। तो देखिए अग्नि और पानी का जो मेल है वो अग्नि को लगभग समाप्त सा कर देता है। तो टैप को आप किसी और दिशा में रखें, वायव्य कोण में रखें या किसी ईशान कोण में रखें, तो मुझे लगता है कि उससे हमारे किचन का जो वास्तु है वो थोड़ा सा और बेहतर बनेगा। जो किचन का जो प्लेटफॉर्म है उस पे आप गैस का जो स्टोव है या चिमनी है उसको इस प्रकार से लगाएं कि वो आग्नेय कोण की तरफ रहे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतर रहेगा। आप मसाला या बाकी चीजों को आप रखना चाहें तो उनको वायव्य कोण में रखिएगा। तो वायव्य कोण में आप जितनी भी चीजें रखेंगे तो उनसे आपके घर परिवार में किसी को भी वायु दोष यानी अपच की जो स्थिति है, जिसको हम अमूमन आम भाषा में कहते हैं कि गैस बनना, जो लोगों को गैस बनने लगती है, अमूमन कहते हैं कि भाई आज खाना हजम नहीं हुआ, हमको गैस्ट्रिक ट्रबल हो रही है, तो लोग उसके लिए गोली खाते हैं या सोडा पीने लगते हैं या इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको वो करते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि आपका कहीं ना कहीं बचाव जरूर होगा। तो वो उस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान से रखें और मुझे लगता है कि उसको करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। तो बिल्कुल पंडित जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी दर्शकों को दी है। किचन में जो है बहुत महत्व होता है वास्तु का, हालांकि घर जो है वो वास्तु के हिसाब से ही बनना चाहिए तो ज्यादा सही होता है। लेकिन पंडित जी कई बार ऐसा हो जाता है कि जो लोग घर बनवा लेते हैं लेकिन वास्तु में यकीन नहीं करते, फिर जब बाद में परेशानी आती है तो उनको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वास्तु दोष है। तो अगर एक बार घर बन चुका लेकिन अब टूटे भी ना, तो क्या वास्तु दोष जो होता है उसको भी दूर करने के उपाय कुछ होते हैं? ढेर सारे उपाय हैं पूनम जी, और मैं आपको बताऊं कि वास्तु का तात्पर्य ये होता है कि आप अपने इस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को आप सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से आप जब रख देंगे तो वो सुव्यवस्थित हो जाती हैं। यदि आप टेबल को टेबल की जगह रखेंगे, बैठने की जगह की जो कुर्सियां हैं उनको सही जगह रख देंगे, किचन में जो सामान है उनको सही जगह सजा देंगे, किचन का प्लेटफॉर्म ठीक कर देंगे, अध्ययन कक्ष में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी टेबल सही जगह होगी, आपके बैठने की दशा और दिशा ठीक होगी, तो निसंदेह आप मानकर चलिए कि आपके उस कमरे का जो वास्तु है वो अपने आप में ठीक हो जाएगा। अमूमन आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो बिल्डर्स होते हैं तो वो हर घर में जो भी फ्लैट्स होते हैं उनमें वो किचन और टॉयलेट को एक साथ ही बना देते हैं जी। और आप सोचिए एक फ्लैट में सबसे बड़ा वास्तु दोष वही होता है, क्योंकि किचन के साथ कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। आप एक जगह शुद्धि का काम कर रहे हैं अर्थात राहु और केतु का काम कर रहे हैं और दूसरी जगह आप सूर्य यानी ऊर्जा मंगल को एनर्जाइज कर रहे हैं, तो वहां वो ग्रहण दोष पैदा हो जाता है। तो थोड़ा बचने का प्रयास करें। और कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारी जगह हमारे यहाँ पूजा कक्ष नहीं होते हैं तो किचन की एक अलमारी होती है, उसी में हम भगवान को भी वहीं लेकर आ जाते हैं। अब आप देखिए महिलाएं हैं, मैं सभी महिलाओं को प्रणाम करता हूँ, सभी महिलाओं का सम्मान करता हूं। 5 दिन ऐसे होते हैं जिनमें महिलाओं को पूजा अर्चना नहीं करना होती है। और कई बार चूंकि आजकल की भागदौड़ से भरी ऐसी जिंदगी हो गई है जिसमें महिलाओं को ना चाहते हुए भी किचन में जाकर काम करना पड़ता है। पहले तो हमारे यहाँ संयुक्त परिवार होते थे कि एक महिला यदि काम नहीं कर रही तो घर की बाकी और महिलाएं उनके कार्यों को अपना हाथ बटा लेती थी। लेकिन अब चूंकि एकल परिवार व्यवस्था है जहां पर पति पत्नी और एक बच्चा मुश्किल से हो पाता है, उस परिवार को चलाने के लिए उस महिला को न केवल अपनी आयु जब से उसका विवाह होता है, जब तक वो वृद्धावस्था को नहीं पहुंच जाती, तब तक उस महिला को पूरे तन मन धन से काम करना पड़ता है। और आप देखिए उन दिनों में यदि आप किचन में जाती है और वहीं भगवान बैठे हैं, ईश्वर कभी अशुद्धि की बात नहीं करता, लेकिन चूंकि हमारे जीवन में उसके कुछ नियम बनाए गए हैं, तो यदि आप जाती हैं तो वो स्थान अशुद्ध हो जाता है। आप ना तो 5 दिन के बाद उस स्थान को उस तरीके से धो पोंछ कर आप साफ कर पाते हैं। तो भगवान का कम से कम कक्ष एक अलग जगह होना चाहिए। ईश्वर एक शुद्धि और एक पवित्रता की जगह होती है। यदि आप उस पवित्रता को पवित्रता के हिसाब से लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है कि जीवन में आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा हम पूजा के कक्ष के बारे में निर्धारण करें और एक चीज का और ध्यान करें कि हम ऐसा नहीं कि हम उसको शयन कक्ष में लेकर चले जाएं, क्योंकि पति और पत्नी जब शयन कक्ष में होते हैं तो वो एक नितांत व्यक्तिगत क्षण होते हैं। वहां पर ईश्वर की फोटो, प्रतिमा, चित्र
किसी भी स्वरूप में नहीं होना चाहिए, और यहां तक कि आपके बड़े बुजुर्गों की फोटो भी वहां पर नहीं होना चाहिए, उसका भी आप ध्यान रखें, क्योंकि वो भी आपके माता पिता भी ईश्वर के समान होते हैं। तो शयन कक्ष में नितांत रूप से आप किसी का भी फोटो या चित्र ना लगाएं, ना भगवान का लगाएं, ना अपने बड़ों का लगाएं। उनका एक अपना एक स्थान होता है, उसमें आप रखें। बेशक आप 2 कमरे के घर में रह रहे हैं, तो आप थोड़ा भी वास्तु और वास्तु सम्मत नियमों का आप यदि अनुपालन करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको उससे लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। जी बिल्कुल। तो आप सभी दर्शकों को पंडित जी ने बता दिया, जिन लोगों के घर बन रहे हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि घर कैसा बनना है, किस दिशा में घर का मुख्य द्वार होना चाहिए, किचन में किस तरीके का जो है मैनेजमेंट होना चाहिए, वो सारी जानकारी दी है। और अगर जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं उनके लिए भी पंडित जी ने बता दिया कि अगर वास्तु दोष है तो किस उपाय से आप उनको दूर कर सकते हैं। चलिए पंडित जी आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं। अगली 3 राशियों के बारे में बता दीजिए, उन राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। तो तुला राशि वाले जातकों का समय अब धीरे धीरे करके ठीक होने वाला है। कामकाज बेहतर होगा, मन प्रसन्न रहेगा, परिवार से सहयोग मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितनी की हम और आप अपेक्षा कर रहे हैं। कामकाज बढ़िया रहेगा, मन प्रसन्नता से भरा रहेगा। प्रेम संबंध पहले की तुलना में थोड़े से बेहतर अवश्य होंगे, तो चिंता बिल्कुल भी ना करें, कामकाज की ओर ध्यान दें, मन प्रसन्न रहेगा। अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की मैं बात कर लेता हूं। कामकाज के लिहाज से समय बहुत बढ़िया बना हुआ है। जितने भी आवश्यक कार्य हैं उनको आप तेजी से संपन्न कर लें, क्योंकि आने वाले दिन अभी आपको 3-4 दिनों तक नहीं मिल पाएंगे। तो आप जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं, जितने महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनको आप ले लीजिए। घूमने जाने के योग बन रहे हैं, मन बहुत प्रसन्न बना रहेगा। किसी अपने से हुई मुलाकात आपके मन को बहुत प्रफुल्लित और आनंदित बनाने जा रही है। प्रेम संबंधों के लिहाज से समय वाकई में बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है। अगली राशि की मैं बात कर लेता हूं। अगली राशि धनु राशि है। तो धनु राशि वाले जातकों का समय काफी बेहतर बना हुआ है। विरोधी आपसे खासतौर से परेशान है। यदि आप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं तो निसंदेह समय आपका बहुत सुंदर बना हुआ है। तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, कामकाज के लिहाज से समय बहुत बढ़िया है। आय को लेकर जो परेशानी थी वो अब धीरे धीरे दूर होती जाएगी। तो आप अपने समय का सदुपयोग करें और निरंतर अपने जीवन में उन्नति के नए नए अवसर ढूंढते रहें। जी पंडित जी, अभी आपने बीच में ईशान कोण, वायव्य कोण का जिक्र किया था। कौन कौन से कोण होते हैं और उन कोण का क्या महत्व होता है, वो भी थोड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में ईशान कोण होता है। पूर्व और दक्षिण के दिशा के बीच में अग्निकोण होता है। इसके बाद दक्षिण और पश्चिम की दिशा में नैऋत्य कोण होता है, और वहीं उत्तर और पश्चिम की दिशा के बीच में वायव्य कोण होता है। तो ये 5 प्रकार के कोण होते हैं। इसके बाद चूंकि बची हुई 3 राशियां हैं तो मैं उनकी भी चर्चा कर लेता हूं। तो मकर राशि वाले जातक, समय अभी आपका बेहतर बना हुआ है और बेहतर समय आपके जीवन में आने वाला है। तो आप इन अच्छे समय का भरपूर तरीके से लाभ लें। अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से संपन्न करें ताकि आपका जीवन बेहतर बन सके। कामकाज और प्रेम संबंधों में बहुत आनंद की अनुभूति होगी। वहीं कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज थोड़ा सा सामान्य है, थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी, मानसिक शारीरिक रूप से थोड़ा सा कष्ट रहेगा। तो थोड़ा सा समय कमजोर सा है, परंतु चिंता बिल्कुल भी ना करें, आने वाले दिन बहुत बेहतर अवश्य होने जा रहे हैं। अंतिम राशि यानी मीन राशि की मैं बात कर लेता हूं। तो मीन राशि के लिए आज बहुत सुंदर सा समय है। चंद्रमा का गोचर बहुत ही सुंदर पंचम भाव में होने जा रहा है। वो पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में आने वाले 7.5 दिनों तक रहेगा। तो आपके जीवन के जो आने वाले 7 दिन हैं, ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही सुंदर और सुखद बनने वाला है। माता पिता से सहयोग मिलेगा, शासकीय अशासकीय कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके अधीनस्थ और उच्चस्थ कर्मचारी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, धन को लेकर जो आप परेशान थे वो परेशानी अब आपकी दूर होने जा रही है। तो बिल्कुल मीन राशि वाले जातकों के लिए तो काफी अच्छा समय रहने वाला है। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, क्योंकि चूंकि वास्तु एक बहुत बड़ा शब्द है और जिसको जानना बहुत लोगों को कठिन लगता है। वास्तु शब्द ही कठिन लगता है, लेकिन आपने उसको सामान्य भाषा में समझाया और ये भी बताया कि अगर वास्तु दोष है तो उसको किस तरीके से दूर किया जाए। तो बिल्कुल आप सभी को ये जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी ने दी है, और जाहिर है कि चूंकि जो पंडित जी ने आपको उपाय बताए हैं, उन उपायों पर चलकर जरूर आपके अगर घर में वास्तु दोष है तो वो जरूर दूर होगा। और अगर जिन लोगों के घर बन रहे हैं तो उनको कैसे बनाना है वो भी आप तक पंडित जी ने जानकारी पहुंचा दी है। तो आज की जानकारी आप सभी के लिए उम्मीद है कि बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।